हाय 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 हाय। चोर है गौरव कुमार, मारेंगे साले को पकड़ के, मेरा नौकर है, मेरी बेइज्जती किया था वो घटिया गौरव कुमार सिंह, दलाल, भ्रष्टाचारी, एक नंबर का पापी और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कुमार की तरह दलाली थोड़ी आ जाएगी। गौरव कुमार को तो लोग कार ऐसी गिफ्ट कर देते हैं भाई 35 लाख की। तुम गौरव कुमार से मैं बदला लूंगी, उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो मेरे टारगेट में है, एकदम हिट लिस्ट में है। वो जहां दिखेगा वहां दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। हम विष्णुदेव साय की पत्नी को 5,000 रुपए हम लोग महीना देंगे, महतारी बंधन में हम महिलाएं देंगे उसकी पत्नी को, चल जाएगा उसका खर्चा। नोटिस बनाया और कल के डेट में घर में कब्जा कर लिया। शिक्षा को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों खत्म करना चाहता है गौरव कुमार? सरकारी स्कूल के जगह को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। दारू पीने के लिए आप रोड क्रॉस करो और मरो। अगर दारू भट्टी बंद करवा दिया जाए तो इनका कमीशन नहीं चलेगा, इनकी दूसरी घर वाली नहीं चलेगी। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप महिला को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। स्कूल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ऊपर से आप शराब भी चालू करा देते हैं। फिर आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ विकसित है। कहाँ विकसित है छत्तीसगढ़? घर बेच के दो, गाड़ी बेच के दो, अपनी बीवी को बेच के दो, किडनी बेच के दो, बच्चे को बेच के दो। तो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी आप कर्ज दे रहे हो। किसी का घर नीलाम हो रहा है, किसी की गाड़ी नीलाम हो रही है, किसी की आबरू नीलाम कर रहे हो। जब वो स्वस्थ रहेगा और शिक्षा पाएगा तो ही वो गरीब मुख्य धारा से जुड़ेगा, वरना ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ देगी। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो समाज में आवाज उठाते हैं, ये नक्सली से कम नहीं है, इनके ऊपर बुलडोजर चला दो। छत्तीसगढ़ में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार हमेशा से कटघरे में रही है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में किसी न किसी हिस्से में हो भी रहा है और इसी को एक बड़ा मुद्दा अब बनता जा रहा है। यही एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसको लेकर अब कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसे करके जो बैनर लगा है और 5 बिंदुएं यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि अवैध स्कूल संचालन बंद करो, 100% रोजगार चाहिए, कर्ज माफ़ करो, महिला उत्पीड़न बंद करो, शराबबंदी लागू करो। ऐसे करके ये जो मांगे हैं ये हैं। अब ये क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं और क्या इसके पीछे का कारण है, यही और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और कल से ये लोग तूता के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और संख्या इतनी दिख रही है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इनकी संख्या है। मैम ये बताइए, पहले तो नाम बताइए और क्यों ये ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कम लोग उतना तो इंटरेस्ट लेते नहीं, फिर आप लोग क्यों उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा है और आपने कहा कि बहुत कम लोग इस पर इंटरेस्ट लेते हैं और आप इंटरेस्ट ले रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने कभी इतिहास पढ़िएगा। भारतीय इतिहास में आज़ादी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जो अंग्रेज़ लगान लेता था, जो वो भ्रष्टाचार करता था या हमारा शोषण करता था हम भारतीयों का, वो हमें पता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन भारतीयों को पता चला उस दिन भारतीयों ने आज़ादी ले ली। तो ये वही चीज़ है, इसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशानी में है तो नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जो बोल रहे हैं उतने लोग ही पर्याप्त होते हैं और मेरा मानना है कि भीड़ में शक्ति नहीं होती है, मुद्दों में शक्ति होती है। और गांधी जी ने भी आंदोलन किया, चंपारण से शुरू किया। मतलब देश में कोई एक ही आगे निकलता है, फिर धीरे धीरे कारवा बनता है। आज आप ये बताइए कि एक कमरे में स्कूल संचालन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक कमरे में कोई, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अपने खुद के 25-30 मानक हैं, उस मानक के तहत एक कमरे में स्कूल संचालित नहीं हो सकता। उसके बाद ही एक कमरे से 2 कमरे में स्कूल संचालन करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? जिला शिक्षा अधिकारी करवा रहे हैं, विजय कुमार खंडेलवाल, और कलेक्टर करवा रहे हैं, डॉक्टर गौरव कुमार। इनका अहम रोल है क्योंकि जिले का जो मालिक है वो कौन है? कलेक्टर है। कलेक्टर को हम लोगों ने लगभग 21 आवेदन दिए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा रायपुर पर ही केंद्रित है क्या? नहीं, अब हम लोग रायपुर से शुरू किए हैं, उसको प्रदेश स्तर तक लेके जाएंगे एक एक करके। नहीं, गौरव कुमार का नाम ले रहे हैं। गौरव कुमार रायपुर जिले के कलेक्टर हैं और उन्हें आवेदन गया है। तो आप ये बताइए कि लगभग 2 सालों में 21 आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा सचिव को 21 आवेदन हुए, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री को हुए, कोई कार्रवाई नहीं। राज्यपाल को हुए, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा मंत्री को हमारे दूसरे साथी पूजा ने किया था, कोई कार्रवाई नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएं? कोई जवाबदेही क्यों नहीं करता कि स्कूल एक कमरे में नहीं चलेंगी? ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी आपने पहलगाम को सुना, वो बहुत निंदनीय घटना थी। उससे पूरा देश की आंख में आंसू था। जब टूरिस्टों पर जो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, उससे पूरे देश ने रोया होगा। उस आतंकवाद से तो हम लड़ लेंगे, जो हमारे टैक्स के पैसे से बैठे हुए लोग आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? उसमें से एक गौरव कुमार हैं
मुझे ये कहने में डर नहीं है, हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर ले, कोई झूठी धाराओं में अंदर कर ले, मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपनों के लिए लड़ रही हूँ। आज आप शिक्षा को इतना कमजोर क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और सवाल क्रांति पैदा करता है, तो देश में क्रांति ना होने पाए, इसलिए आप शिक्षा को खत्म कर रहे हो। आज बड़े बड़े मंचों से महिला सुरक्षा की बात होती है, बड़े बड़े मंचों से। कहाँ है महिला सुरक्षा? हम सुरक्षित हैं यहाँ पे? हम बिल्कुल एक सेकंड सुरक्षित महसूस नहीं करते। दुर्ग में हुआ, परिणाम क्या रहा? रायपुर में हुआ, बस स्टैंड की घटना है 3 महीने पहले की, क्या हुआ एक महिला को के साथ जो हुआ था, आए दिन होता है। बिलासपुर में हुआ, क्या हुआ? हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, इस समय भी किसी ने बहन बेटी का अत्याचार, दुराचार या बलात्कार उसके साथ हो रहा है। सरकार हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाकर धरातल पर लागू क्यों नहीं करती है? कर्ज माफी हमारा मुद्दा है। जिन्होंने कर्ज लिया, ठीक है, वो पटाना चाहते हैं, आप झूठे दस्तावेज बना करके गलत तरीके से कर्ज दे करके उनको कर्ज के दलदल में ढकेल रहे हो। जिसको कर्ज की जरूरत नहीं है उसको भी कर्ज दे रहे हो, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी आप कर्ज दे रहे हो। ये क्यों हो रहा है? कर्ज कैसे आप लोगों को कर्ज के दलदल में ढकेल रहे हो? किसी का घर नीलाम हो रहा है, किसी की गाड़ी नीलाम हो रही है, किसी की आबरू नीलाम कर रहे हो। कितना लोगों को सताओगे यार? कितना हमें हमारा भ्रष्टाचार कर करके हमें सताओगे? कर्ज वाली बात किस ढंग से, मतलब देखिए कैसे बहुत मामले सारे, सामने जिसमें होम लोन का मामला होम लोन का भी मामला सामने है। दूसरा स्टाम्प फर्जीवाड़ा है कि जिसने स्टाम्प खरीदा ही नहीं, रेट तय नहीं हुआ, उसके साथ भी हो गया। दूसरा आप समूह लोन के माध्यम से, एक महिला ने लोन लिया, उसको 4-4, 5-5 बार अलग अलग तरीके से लोन दे रहे हो, उसका आधार कार्ड अपडेट कर रहे हो, 5 मिनट में अपडेट होता है, 5-5 मिनट। हम जाए तो भी कई दिन लग जाते हैं। जो होम लोन के मामले हैं और समूह लोन के मामले हैं, ठीक है, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार सीधा अधिसूचना में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो बैंक ऐसी व्यवस्था करे कि उससे केवल 50 रुपये तक का ही EMI लिया जा सके। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड लेने के बाद आप हमारा सिविल स्कोर चेक करते हो तो आप एक व्यक्ति को 10-10 लोन कैसे दे सकते हो? और आय से अधिक का लोन प्रदान करके तो आप जानबूझ के लोगों को कर्ज के दलदल में ढकेल रहे हो। होम लोन के मामले में अनुबंध साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, तो एग्रीमेंट तब साइन होगा जब सैंक्शन लेटर मिलेगा, मतलब एक अनुमानित राशि तय कर दी जाएगी, तब लोन सैंक्शन माना जाता है। पर लोन सैंक्शन से पहले स्टाम्प ड्यूटी खरीद लेना, स्टाम्प पेपर, और हमेशा स्टाम्प का नियम है क्रेता खरीदता है, विक्रेता नहीं खरीदता। पर यहाँ पे बैंकों ने जो है फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर खरीदा है। यहाँ बात सीधी सी ऐसी है कि मैं जन्म लिया नहीं हूँ, पर मेरा जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार हो गया है, और कलेक्टर उस चीज़ को मंजूरी दे रहा है कि ये जन्म के पहले इसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो गया। कलेक्टर को जब कमिश्नर ने आदेश किया है, मेरे पास पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने आदेश किया है कि समस्त दस्तावेज को लेकर आप आएँ, ठीक है। आज तक कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, विवेकहीन जो कलेक्टर है, उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि कमिश्नर के पास जाके पूरा पेपर दिखा दे? और मेरा रहना रायपुर में होता है, विवेकहीन कलेक्टर, और जो ये होम लोन के जो मामले में जो है आवास फाइनेंस ये बताया है कि मैं बिलासपुर का निवासी हूँ, बिलासपुर के कलेक्टर को पार्टी बनाया, जबकि पार्टी बनना चाहिए रायपुर का कलेक्टर। हाँ, झूठी जानकारी पे अगर मैं झूठा शपथ पत्र करूँगा तो मेरे को जेल भेज दिया जाएगा, पर वहीं बैंक वाले, NBFC कंपनी, वित्तीय संस्थान अगर झूठा शपथ पत्र देती है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। हाँ, मैं जिस स्टाम्प फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, अगर ये स्टाम्प फ्रॉड खुल गया तो छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व में कम से कम 1.25 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये भ्रष्टाचारी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार उजागर हो, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी परीक्षण नहीं कर रहे हैं। समूह लोन के मामले में महिलाओं को जो है रात को 10-10 बजे जाके उनके घर में रिकवरी कर रहे हैं, उनको उठा के लेके चले जाते हैं। 3-4 बहनों का केस ऐसा आया है जिनको देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया गया है। इसीलिए हम जो है महिला उत्पीड़न का मामला जो रखे हैं, कारण ये है, समूह लोन से सबसे ज़्यादा महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। और जो है बैंकों की ही साइट पे दिया है, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक लोन ले रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट करेगा। जब आप अपनी साइट पे लिख के रखे हो तो आप क्यों दे रहे हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड लेने के बाद सिविल चेक किए, मतलब आप चाहते हो लोग डिफ़ॉल्ट करें। बैंकिंग के अंदर बहुत सारे नियम हैं। अगर मैं पत्राचार कर रहा हूँ बैंक से तो उसमें बोल देता है एड्रेस नॉट फाउंड, लेटर वापस कर देता है, पर वहीं पे बैंक कुछ भी गलत सलत एड्रेस लिखे, ठीक है, तो उस पर मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अभी मेरे साथ एक भाई हैं, स्वामी जी, कुमार स्वामी जी हैं, इनके इसमें जिस घर पे ये रहते हैं उस घर पे सरपेशी का मामला चल रहा था, और जो ऑक्शन नोटिस होता है
वो इनके रेंटल एड्रेस पे दिया गया, बाकी सब नोटिस जो है वो इनके प्रॉपर घर के एड्रेस पे दिया गया। मतलब बैंक षड्यंत्र कर रही है और इनका फर्जी सिग्नेचर गारंटर पेपर में इनका फर्जी सिग्नेचर किया गया है। और उस पेपर को जो है कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जो खुद एक चोर है, जो बैंकों से पैसा लेती है और ज़मीन घोटाले में भी नाम है, और दुर्ग के अंदर जो सरकारी ज़मीनों को खरीद फरोख्त का जो चल रहा है धंधा, उसमें ऋचा प्रकाश चौधरी का बहुत अहम हाथ था। रायपुर में जो है डॉक्टर सर्वेश्वर कुमार भूरे का हाथ था और गौरव कुमार का हाथ है, जो कचना की जो सरकारी ज़मीन बेच के जो है बगैर रेरा के जो है प्लॉटिंग किया जा रहा है। पर ये सब मुद्दे पे अगर खुलासा हो जाए तो ये सब नहीं चाहते हैं, खुलासा होगा तो ये भ्रष्टाचारी फंसेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे कुछ भाई बैठे हुए आज 1.5 महीने से जो है आंदोलन कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र, विकलांग का प्रमाण पत्र देकर वो जो है नियुक्तियाँ पाए हैं। ठीक है, एक वही व्यक्ति है जल संसाधन में सचिव के पद पे बैठा हुआ है जो जेल गया हुआ है, जबकि नियम ये है कि अगर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा जेल हो जाता है तो उसको नौकरी से हटाना पड़ेगा। पर यहाँ पे शासन प्रशासन ऐसा भ्रष्ट हो चुका है, नेता मंत्री के तलवे ऐसे चाटे जाते हैं कि जो जेल जा चुका है वो व्यक्ति को जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आज भी वो अपने कार्य में पदस्थ है। तो ऐसे लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कौन पदस्थ है? एक आलोक करके हैं जल संसाधन विभाग में। अब ऐसे लोग नहीं करेंगे भ्रष्टाचार तो कौन करेंगे? जो खुद जेल गए हैं, जेल जाने के बाद जो है वो आज भी पदस्थ है। हाँ, और गलती से अगर हमारे ऊपर कंप्लेन दर्ज हो गया तो जब तक हमारा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो चरित्र तो इन्हीं लोग खराब कर रहे हैं, जिनका चरित्र खराब है उनको नौकरी में रख, तुरंत इन द स्पॉट जो है उसका फैसला करें। ठीक है, आपका जो है कांकेर में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा बनाया गया कि मैं शांति भंग कर रहा हूँ, जबकि मैं एक रूम में जो है लोगों को आरबीआई की गाइडलाइन दे रहा था कि आपके घर में जो है, और आज खुलेआम आपके माइक के सामने भी बोल रहा हूँ, जिसको अगर लगता है अगर उस पर केस करना है तो कर सकता है, जिस पे लिखा हुआ है कि जो बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट आएंगे उनका आईडी कार्ड, डीआरए सर्टिफिकेट, होम विजिट लेटर और पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ये 4 चीज़ अगर नहीं दिखा रहे हैं तो आप बाध्य नहीं हो आप पेमेंट करने के लिए। अगर आपने पत्राचार किया है बैंक को और बैंक ने जवाब नहीं दिया तो आप उनका पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं रहोगे। कोई भी रिकवरी एजेंट जो है वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी घर नहीं जा सकता है, कॉल नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे रात को 10-10 बजे दारू पी के जा रहे हैं। दुर्ग का मामला, भिलाई 3 तहसीलदार इतना फास्ट फॉरवर्ड काम करता है कि आज उसने नोटिस बनाया, सील साइन नहीं लगाया, नोटिस बनाया और कल के डेट में घर में कब्जा कर लिया। मेरे पास वो भी प्रमाण पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में मैंने केस भी लगाया हुआ है। तो यहाँ बहुत फर्जी काम चल रहे हैं। शिक्षा के मामले में एक रूम में जो है स्कूल खोले गए हैं। अब एक रूम में स्कूल में 8वीं तक की कक्षा कैसे चल सकती है? अटल आवास बताओ। वो भी सरकारी जो बीएसईपी कॉलोनी जो बने हुए हैं एक रूम के 1 BHK के, उसमें कैसे चल सकते हैं? 1 से 8 तक के लिए कम से कम 8 रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। नियम ये बने हुए ना कि बच्चों के खेलने के लिए कम से कम 6000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग कितने डिजिट में अगर बता सकते? डिजिट हाँ, में मैं बता बता दूँ देती तो हूँ। कम से कम जो है 378 रायपुर के अंदर है। रायपुर शहर के अंदर 378 स्कूल ऐसे हैं जो 2 कमरों में है, जिनके पास मैदान नहीं है, और 1 कमरे बीएसयूपी कॉलोनी हो गई, एलआईजी के मकान कम रेट पर लोगों को रहने के लिए दिया जाता है, लोअर इनकम ग्रुप को। वहाँ पर स्कूल और 1-2 मंजिल बना है, 1 मंजिल में मालिक रह रहा है और ऊपर 2 रूम बनाकर वहाँ स्कूल संचालित हो। और अटल आवास मात्र 350 स्क्वायर फीट का 350 से भी कम रहता है, वहाँ पर 8वीं तक स्कूल चल रहा है। अब ये बताइए 76 शराब दुकानें नहीं खुल सकती हैं, पर क्या 6 नई स्कूलें नहीं खुल सकती? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पूरा शहर घूमते हैं, तमाम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, क्या आज तक किसी ने यह सवाल किया कि 76 शराब दुकानें खुल सकती हैं तो 6 नए स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? 6 नए कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल सकती? शिक्षा को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों खत्म करना चाहता है गौरव कुमार? एक मामला चटौद का है, गुरु चटौद का। वहाँ पे सरकारी स्कूल के जगह को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया, प्राइवेट स्कूल को जो है बेच दिया गया। उसके पास सरकारी जगह आवंटित है जिस पे खेती होती है, तो उस पे पहला हक सरकारी स्कूल का बनता है। पर वहाँ भी जो है वहाँ का सरपंच और मंत्री पैसा खाता है। हाँ, उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। उस पर 20 से ज़्यादा बार जो है लिखित शिकायत जो है धमतरी को भी किया गया है, रायपुर कमिश्नर को भी किया गया है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों? अगर इंसान पढ़ लेगा,
सरकारी स्कूल में केवल 18 बच्चे ही एडमिशन ले रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल उसी प्रांगण में, सरकारी प्रांगण में जो है प्राइवेट स्कूल खोला गया है, वहाँ पे जो है 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में निःशुल्क है, प्राइवेट स्कूल में जो है एडमिशन के लिए आपका 10 से 15 हज़ार रुपये फीस है और महीने का जो है करीबन 1200-1700 रुपये जो है फीस लिया जा रहा है, ट्यूटर फीस। भाई अगर आप इतना ही वो कर रहे, सरकारी स्कूल को आप बढ़ावा दो ना, सरकारी स्कूल को क्यों नहीं दे रहे हो? आरटीई वाला जो हाँ? आरटीई का जो मामला है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बना सन 2005 में, 96 में बना था लेकिन 2005 में वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हुआ। प्राइवेट स्कूल अगर आप खोल रहे हो तो 25% सीट आपको गरीब के बच्चे के लिए रिजर्व रखना है, हमको बाध्य करेगा अगर हम कोई स्कूल संचालन करते हैं तो। क्यों 25% हमको रखना है? हम कहते हैं 100% बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेंगे? मतलब सरकार मानती है कि उसकी स्कूल फेल है, उसकी फेल है तभी तो कह रही कि अगर कोई बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, कौन आदमी अपने आप को कौन लुटवाना चाहता है आज प्राइवेट स्कूल में? कोई नहीं लुटवाना चाहता पालक, लेकिन स्कूल नहीं है। आप हाउसिंग बोर्ड बनाओगे कहाँ? मुनगी में, नया रायपुर में, और वहाँ आप स्कूल की व्यवस्था नहीं करोगे। अरे जब वहाँ लोग रहेंगे तो उनको स्कूल भी लगेगा, उनको अस्पताल भी लगेगा, उनको महिला सुरक्षाओं के भी मुद्दे रहेंगे। आपको कॉलोनी बनाने से पहले सरकार को वहाँ स्कूल और अस्पताल का इंतजाम करना होगा। वहाँ भेड़ बकरी नहीं जा रहे हैं रहने, इस समाज का वो आदमी जा रहा है जो दिन रात खून पसीना बहाकर टैक्स देता है, और मेरे पैसे के टैक्स से, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, सब मेरे टैक्स के पैसे से जीवन यापन कर रहे हैं, और मेरे लिए एक स्कूल की व्यवस्था नहीं। आरटीई में भी कितना बड़ा घोटाला है आपको पता है? 50-50 हज़ार रुपये लोग लेते हैं डीपीआई में, इसी मंत्रालय में, यहीं पर प्रिंसिपल 50 हज़ार रुपये लेता है। अगर आप बाल शिक्षा अधिनियम जो आरटीई है उसके तहत अगर आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप आर्थिक रूप से मजबूत, 50,000 1 लाख रुपए देकर एडमिशन हो जाता है। तो गरीब को तो आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो। आप गरीब कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सरकारों को मुख्य धारा से जोड़ना है तो शिक्षा पे काम करना होगा, उनके अच्छे पोषण पे बात करना होगा, उनकी अच्छी खुराक पे बात करना होगा। जब वो स्वस्थ रहेगा और शिक्षा पाएगा तो ही वो गरीब मुख्य धारा से जुड़ेगा, वरना ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ देगी। अच्छा, ये रोजगार की 100% रोजगार की आप ये लोग मेरा हक है, ये संविधान कहता है, ये संविधान कहता है राज्य के मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य के रहवासियों को नौकरी देना उसकी प्राथमिकता है। हमने शराबबंदी की बात यूं ही नहीं लिख दी है, संविधान में भी लिखा है। आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री चाहे तो शराबबंदी कर सकता है अपने राज्य की सुरक्षा और महिलाओं और लोकतांत्रिक तरीके से, अगर जनता मांग करती है। आप जाके देखिए 1 घंटे बाद यहाँ से मजदूर निकलेगा 400 रुपये 300 रुपये रोजी लेके, 200 रुपये की दारू पी लेगा और रात में जाके बीवी बच्चों को मारेगा और भूखी उसकी बीवी बच्ची सो जाएगी। आप मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, आप 1000 रुपये महतारी वंदन देने की बात करते हैं। हम उस महतारी वंदन को आप 1000 में महिलाओं का पालन पोषण होगा। हम विष्णुदेव साय की पत्नी को 5000 रुपये हम लोग महीना देंगे, महतारी वंदन में हम महिलाएं देंगे उसकी पत्नी को, चल जाएगा उसका खर्चा। अरे आप उसको मुख्य धारा से जोड़िए, वो जितनी लायक है उसको रोजगार दीजिए, उसको सुरक्षा दीजिए, उसको इक्वालिटी करिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे पे दारू भट्टी नहीं खोली जा सकती है। अगर खोली जाएगी तो नेशनल हाईवे से 500 मीटर पीछे रहेगा, जहां साइन बोर्ड भी नहीं रहेगा दारू भट्टी का। पर आप जैसे कुम्हारी की ओर बढ़ेंगे, टाटीबंध से कुम्हारी की ओर, देखिएगा रोड पे लगा हुआ दारू भट्टी और लोग जो है क्रॉस करते हुए जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। यहाँ पे सरकार जो है जनसंख्या को कम करने के लिए जो है ना, ये एक अच्छा प्लानिंग किया हुआ है कि दारू पीने के लिए आप रोड क्रॉस करो और मरो। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पर ये सब चीज़ों को सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं देखती। गौरव कुमार जिसके पास इस चीज़ का पावर है कि वो दारू भट्टी बंद करवा सकता है, पर नहीं, उसको तो वहाँ से कमीशन मिल रहा है, तो वो बंद क्यों करवाएगा? चोर है गौरव कुमार, मारेंगे साले को पकड़ के, मेरा नौकर है। वो जानबूझ के नहीं बंद करवा रहा है। अगर दारू भट्टी बंद करवा दिया जाए तो इनका कमीशन नहीं चलेगा, इनकी दूसरी घर वाली नहीं चलेगी। ठीक है, मैं इसी के लिए क्लियर कट बोलता हूँ कि ये सैलरी के पैसे से घर वाली को चलाते हैं और कमीशन के पैसे से बाहर वाली को चलाते हैं। अगर महिलाओं का उत्पीड़न जितना अधिकारी और नेता करते हैं ना, उतना कोई कुल और मिला नहीं के करता। बात तो वही है, यानी जितनी सरकारें दावा करती है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन सब को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहिए और ये इनका अधिकार है। आप भी इनके साथ जुड़ी हुई हो, आप भी मानते हैं ये जो बात कह रहे हैं, और इस ढंग के जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी पद पर बैठे हुए लोगों के लिए। पद पे आप बैठे हैं तो आपको आपकी गरिमा खुद ही बनानी पड़ती है, ना कि दूसरा कोई व्यक्ति आपको आपकी गरिमा बनाएगा। आपको अगर इज्जत चाहिए तो आप हमें इज्जत देंगे, तभी आपको भी इज्जत मिलेगी। आप हमें रोजगार देंगे, आप बोलते हैं रोजगार
हम निकालते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ मिलता है। आप हमें बोल देते हैं कि आप सड़कों पे पकोड़े बेचिए, चाय बेचिए या बिजनेस कीजिए। आप खुद जाके देखिए रायपुर नगर निगम में जिस रोड में आपको कुछ अगर ठेला आप लगा रहे हैं, उनको 2 दिन बाद वहाँ से उठा देते हैं कि यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं हो रही है, यहाँ जाम लग रहे हैं। फिर इंसान, आप जब रोजगार उनको नहीं देंगे तो वो अपने व्यवसाय करेंगे, आप उस व्यवसाय को भी नहीं करने दे रहे हैं। नगर निगम में आप वहाँ पे फंड पटाते हैं कि हम यहाँ पे निगम का पैसा देंगे तब हमको ये ठेला चलाने मिलेगा। तो जब निगम पैसा ले लेता है उसके बाद फिर क्यों वो ठेला हटाता है? आप महिला को सुरक्षा नहीं दे रहे। हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, हमसे एक कोई पुलिसकर्मी आके नहीं पूछा कि आप लोग को यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, आप लोग कैसे हैं, क्या है। यहाँ भी हमें कुछ हो जाएगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? यहाँ किसी भी व्यक्ति को अचानक किसी भी प्रकार की मेडिकल इशू आ जाती है, उसके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप महिला को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। स्कूल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ऊपर से आप शराब भी चालू करा देते हैं। फिर आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ विकसित है। कहाँ विकसित है छत्तीसगढ़? यानी कि ये गुस्सा और आक्रोश इनके हर हमारी मांगे हैं और उनके मांगों के भीतर इनका जो नाराज़गी है वो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, ये जो जितनी मांगों को लेकर आप कितना संभव लगता है कि सरकार पूरा कर पाए? शराबबंदी का 100% मुश्किल थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। मुश्किल तो लगता है, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे और हम करके दिखाएंगे। जो ये कर्ज माफ़ी है, हम तो चाहते जब सरकार बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ करती है ना, तो ये आम जनता जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग है, तो उनका कर्जा माफ़ क्यों नहीं कर रही है? उनको लोन के कर्जे के दलदल में ऐसे ढकेला जा रहा है कि वो अब मरने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। हाँ, सबके घर की स्थिति खराब हो रही है, घर बिक रहा है, गाड़ी बिक रहा है, बीवी बच्चे बिक रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिकवरी एजेंट आते हैं वो क्या बोलते हैं पता? घर बेच के दो, गाड़ी बेच के दो, अपनी बीवी को बेच के दो, किडनी बेच के दो, बच्चे को बेच के दो। और यही सब सदमे में एक व्यक्ति है भानु प्रतापपुर के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। अगर उनका परिवार गया वहाँ पे कंप्लेन करने तो कंप्लेन नहीं लिखा गया, तो ये कब तक चलेगा? हम तो चाहते हैं कि कर्ज माफ़ हो। एक बार लॉकडाउन के बाद सभी की स्थिति खराब हुई थी, तो जो मजदूर वर्ग है उनका कर्जा माफ़ हो पूरी तरीके से। मजदूर वर्ग का कर्जा माफ मैं हो। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, जल्दी बताइए। जो हमारे राज्य में जो सबसे छोटा पद होता है पार्षद का, ठीक है, मेरे पास सूचना के अधिकार में जानकारी निकली हुई है। भारत माता चौक गुढ़ियारी में सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। एक दिन मैं घूमते हुए गया, पर मेरे को वहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं मिला है। आप ये सोच लीजिए, जो चीज़ पेपर ऑन पेपर रिकॉर्ड सब चीज़ हो चुका है, वो शौचालय तक के पैसे को ये पार्षद जैसे छोटे अधिकारी खा रहे, तो बड़े अधिकारी कितना वहाँ पे, बड़े मंत्री कितना वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। यहाँ एक पार्षद भ्रष्टाचार में शामिल है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नेता मंत्रियों के ऊपर कहाँ से होगी? अगर यहाँ पुलिस प्रशासन के अंदर दम है, वो भी लोक सेवक है, पुलिस प्रशासन चाहे तो एफआईआर कर सकता है नेता मंत्री के ऊपर, पर इनके अंदर दम नहीं है। अगर ये करेंगे एफआईआर तो कल के डेट में ये जेल में नजर आएंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी। 2-4 अधिकारी आए हैं, अच्छे अधिकारी जो काम करने का सोचे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र कभी बस्तर कर दिया जाता है, कभी कहीं और कर दिया जाता है। और कोई पत्रकार या कोई समाज सेवी अगर आवाज़ उठाता है तो जो एसपी डीजी बैठे हुए वो बोलते हैं इनके ऊपर जो है बुलडोजर चला देना चाहिए। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये कांकेर के पूर्व एसपी का बात, जो कि मैंने लिखा भी है, शिकायत दिया भी है, जो सीधा बोलते हैं कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो समाज में आवाज़ उठाते हैं, ये नक्सली से कम नहीं है, इनके ऊपर बुलडोजर चला दो। क्या इस प्रकार की बातें एक आईएएस ऑफिसर को बोलना शोभा देता है? एक आईपीएस अधिकारी को बोलना शोभा देता है? रायपुर का कलेक्टर गौरव कुमार सिंह 200 लोगों के बीच में महिलाओं की बेइज्जती करता है। मेरी बेइज्जती किया था, मेरी बेइज्जती किया था वो घटिया गौरव कुमार सिंह, दलाल, भ्रष्टाचारी, 1 नंबर का पापी और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं एक मुद्दे को लेकर के गई थी जहां पर सड़क निर्माण की बात थी, जो मेरा कानूनन अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमको सड़क चाहिए, हम टैक्स पेयर है। तो वो कहता है कि तुम लोग घर बनाओगे और रोड हम बनाएंगे, तो क्या रोड सरकारी होती कि प्राइवेट होती है, बता दीजिए। रोड तो सरकारें बनाती है, कोई व्यक्ति बना सकता है क्या रोड? किसी को पावर है? वो हमको लिख के दे दे कि पावर है तो हम रोड बना लेंगे और किसी और को वहाँ से नहीं गुजरने देंगे। 200 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती किया था, 200 लोग उसके जनदर्शन में बैठे थे, मैंने उसको वहाँ पे चिल्ला के आई थी कि तो मेरा नौकर है। और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में जो लोग भी सरकार के पैसे से पलते हैं, वो एक एक आदमी मेरा नौकर है।
और नौकर का काम है कि वो मुझे सलूट मारेगा, मेरे टैक्स के पैसे से पलता है, मेरा अपमान करने का अधिकार उसको हमने नहीं दिया है। हमने उसको अपने काम करने के लिए रखा है नौकर को। आपके घर में अगर कोई बाई आती तो आपने अपने घर में काम करने के लिए रखा है, ठीक है। तो उसी तरह हमने इनको रखा है, ये हमारी सुरक्षा, हमारी हर चीज़ को व्यवस्थित करे। और शिक्षा का मुद्दा भैया सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एक कमरे में स्कूल नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। और गौरव कुमार को लगता है कि महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, आज थोड़े से हम कम लोग हैं, कल तो रात में हम लोग बहुत लोग थे, अभी सब इधर उधर गए क्योंकि सबके काम काज भी हैं भैया, सबको अपनी रोजी रोटी भी चलाना है। गौरव कुमार की तरह दलाली थोड़ी आ जाएगी। गौरव कुमार को तो लोग कार ऐसी गिफ्ट कर देते हैं भाई 35 लाख की। तुमको कोई क्या 35,000 रुपये का गिफ्ट गाड़ी नहीं करेगा, तुमको कमाना पड़ेगा, हमको कमाना पड़ेगा। उसको 35-35 लाख की गाड़ियाँ लोग गिफ्ट कर देते हैं, यूं ही कर देते हैं, ऐसे नहीं करते। उसके पीछे का कुछ पिक्चर रहती है। हम एक एक बात को जानते हैं। और गौरव कुमार से मैं बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी। उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो मेरे टारगेट में है, एकदम हिट लिस्ट में है वो। और मेरा बदला यही है कि वो मेरे काम को कर दे। अगर नहीं करेगा तो छत्तीसगढ़ में तो दोबारा नहीं आएगा। और जहां दिखेगा वहां दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, जहां दिखेगा वहीं मारूंगी। ये सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा था, उसका फुटेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये सरकारी स्कूल है भैया, जूम करिएगा, ठीक है। ये सरकार देखिए, मध्याह्न भोजन के लिए जो है चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है, ठीक है। छत की हालत दिखाता हूँ, ये छत की हालत है। छत कभी भी गिर सकता है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कभी भी जो है घायल हो सकते हैं, मर सकते हैं। पर इसके ऊपर जो है वहाँ का कलेक्टर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया, ना ही जो संभागीय आयुक्त महादेव कावरे है उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई जो है कार्रवाई नहीं किया गया। निर्वाचन में उस जगह में चुनाव का वोटिंग होता है, निर्वाचन अधिकारी भी इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है कि वो वहाँ पे जाकर सर्वे करता है और बोलता है रेडी टू फिट है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर ये चीज़ कमी नहीं है और कल के डेट में पता चला चुनाव हो रहा है और इंसान के ऊपर ही गिर गया जो वोटिंग डालने गया है, तब क्या बोलेगा निर्वाचन अधिकारी। मेरे पास फुटेज भी है, शिकायत भी है। और वहीं पे एक राजीव गांधी भवन बनाया गया है जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, पूरा कांच फूटा हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चटोद जा सकते हैं, चटोद में जो है प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे देखिएगा राजीव गांधी भवन बना हुआ है। आप अगर एक बार जाके वहाँ पे देखेंगे आप खुद व्यवस्था को समझ जाएंगे कितना भ्रष्ट हो चुका है ये हमारा शासन व्यवस्था, जो शिक्षा जैसे मुद्दे को जानबूझ के सरकारी स्कूलों को डुबाने का कोशिश कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। क्यों? सरकारी स्कूल को करेगा तो इनको जो है टैक्स का पैसा देना पड़ेगा, और वहीं पे प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए अनुमति देगा तो इनको कमीशन मिलेगा, जिससे ये अपना जेब भरेंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए तो कर रहे। और आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे शिक्षक की योग्यता पूछिएगा, 10वीं 12वीं पास से ज़्यादा नहीं होंगे, जो एक 1 BHK में जो है अपना ऑफिस चला रहे हैं। यानी कुल मिला के बात वही है, नाराजगी है। अब इनकी मांग कब पूरी होगी कब नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि कलेक्टर को इन्होंने टारगेट में लिया है और यहाँ पर उनके खिलाफ में नारेबाजियाँ लगाते हुए दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो ये लोग 5 बिंदुओं पर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है। खैर, मामले पर विचार अपने नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।